इस एंशिएंट कहानी की शुरुआत होती है अलेक्जेंड्रिया नाम के एक बहुत ही बड़े टाउन को दिखाते हुए। ये टाउन काफी ज्यादा प्रसिद्ध था अपने धर्म और देवताओं के पूजने के लिए। ये पूरा टाउन रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा होता है जहाँ पर रोमन्स राज किया करते थे। दरअसल इस समय विज्ञान की उतनी ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। लोगों को ये तक नहीं पता था कि ग्रेविटी क्या है, और वो सभी तो यही समझते थे कि अंतरिक्ष में जो भी ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी के चक्कर काटते हैं, यानी कि स्पेस साइंस की शुरुआत अभी तक नहीं हुई थी। हमें तो अब यहाँ पर थेसिया नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है जो कि रोमन साम्राज्य के एक बहुत ही बड़े लीडर की बेटी हुआ करती थी। थेसिया तो एक टीचर होती है जो कई सारे बच्चों को शिक्षा देती थी साइंस के बारे में। भले ही इस समय जितने भी कॉन्सेप्ट साइंस के मौजूद थे वो उसे ही कंटिन्यू करते थे। थेसिया तो कई सारे बच्चों को यही बताती है कि सारे ग्रह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, और उस समय सिर्फ 6 ही ग्रह डिस्कवर किए गए थे। ना तो उस टाइम पर टेलीस्कोप थे और ना ही कोई एडवांस मशीन्स। फिर भी अंदाजा लगाकर जो बताया जा सकता था वो उसे परफॉर्म किया करते थे। सारे के सारे स्टूडेंट थेसिया के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते, क्योंकि थेसिया अपने सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट जगा देती और कोई भी बच्चा उसकी बातों से अपनी नजर नहीं हटा सकता था। देखने जाए तो सभी के सभी स्टूडेंट थेसिया को पसंद करते थे, लेकिन वो लीडर की बेटी है इसीलिए सभी लोग बैक आउट कर जाते। हमें तो डेवियस नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो कि थेसिया, जिसके फादर का नाम थियोन था, उसके घर पर नौकर का काम किया करता था। लेकिन डेवियस को काफी अच्छा लगता था ये सारे साइंस की चीजें पढ़ने का, इसीलिए जब भी उसे टाइम मिलता वो थेसिया के क्लास में आ जाता। थेसिया के फादर थियोन ने डेवियस को उसका असिस्टेंट रखा होता है ताकि थेसिया को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डेवियस थेसिया के साथ उसके क्लास में भी चला जाता और सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को सुनता। डेवियस का दिमाग काफी अच्छा होता है और उसका आईक्यू लेवल भी बाकी बच्चों से बहुत ही ऊपर था, लेकिन किस्मत और गरीबी ने उसे कभी पढ़ने ही नहीं दिया। हमें तो पता चलता है कि डेवियस भी थेसिया को पसंद करता है, पर वो बताए तो कैसे बताए। वो तो थेसिया के फादर के पास नौकर का काम करता था, और अगर ये बात उनके फादर थियोन को पता चली तो शायद वो उसे जॉब से निकाल देंगे। इसी वजह से डेवियस ये सारी बातें छुपा लेता है। अब हमें यहाँ पर रोमन साम्राज्य के अंदर कुछ ग्रुप्स को दिखाया गया जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ईश्वर तुमसे ऊपर है। इसमें कुछ रोमन्स और क्रिश्चियनिटी के ग्रुप्स मौजूद थे। क्रिश्चियनिटी ग्रुप का तो एक आदमी सभी के सामने आकर यही कहता है कि हमारा ईश्वर बहुत ही ज्यादा ऊपर है। सामने की तरफ उसने आग जला दी थी और वो दिखाना चाहता था कि उन्हें कितनी पावर है। वो कहने लगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे इस आग से कुछ भी नहीं होगा। वो जब आग पर चलने लगता है तो लिटरली उसे कुछ नहीं हो रहा था, वो सही सलामत वहां से बाहर निकल गया। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप्स को बोलने लगे कि अब तुम भी ये कर दिखाओ जिससे ये पता चले कि किसका ईश्वर ऊपर है। रोमन साम्राज्य के एक गुरु को जब आग के अंदर डाला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा जलने लगा था, इसीलिए सभी लोग उसे बचाने लगे। दरअसल क्रिश्चियनिटी ग्रुप के उस लीडर ने धोखेबाजी की थी। उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जिससे आग नहीं लगती, और ये सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही होती है। रोमन साम्राज्य के वो लीडर थियोन ये सारी चीजें नोटिस कर रहे थे। उन्हें पता था कि ऐसे भी ग्रुप्स बन रहे हैं जो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं, इसीलिए वो सख्त से सख्त कदम उठा रहे थे ताकि उनके साम्राज्य में एक ही धर्म के लोग रहें। अब उस साम्राज्य के अंदर एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम होता है जिसका पूरा कार्यभार राजा थियोन ही किया करते। राजा थियोन की बगैर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे और उनकी सहमति होना बहुत ही जरूरी हुआ करता था। राजा थियोन तो क्रिश्चियनिटी के एकदम अगेंस्ट होते हैं, पर अब अचानक राजा थियोन को अपने महल के अंदर एक गुलाम के पास क्रॉस दिखाई दिया। ये क्रॉस जानकर उन्हें पता चला कि वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है, इसीलिए अब वो उसे सजा देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन डेवियस सब सामने आ जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए वो इल्जाम खुद पर ले लेता है। डेवियस ने राजा को कहा कि ये क्रॉस मेरा है जो कि मैं गलती से यहाँ लेकर आ गया था। राजा थियोन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और अब वो डेवियस को सजा देने के लिए कह रहे थे। वहां पे तो अब थेसिया भी आ चुकी थी जो अपने फादर को रोकती है, लेकिन उसके फादर कहाँ रुकने वाले थे। वो डेवियस को बहुत ज्यादा कोड़े मारते हैं और उसके पीठ को एकदम से लाल कर देते हैं। यहाँ थेसिया को पता था कि ये काम डेवियस का नहीं हो सकता। उसने जानबूझकर दूसरों को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। डेवियस सीधा उस जगह से मार खाने के बाद अपने कारागार में चले जाता है। लेकिन यहाँ रात होने के बाद डेवियस की पीठ पर जो चोट लगी हुई थी उसके ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए थेसिया उसके पास जाती है। डेवियस ये देखकर बहुत ही चौंक गया और अब थेसिया उसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगी थी। लेकिन अब थेसिया की नजर डेवियस द्वारा बनाए गए
एक स्ट्रक्चर के ऊपर जाती है। ये स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि उनकी प्लैनेटरी सिस्टम का था, जिसमें बताया जा रहा था कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वो ग्रह रोटेट करते रहते हैं। थेसिया को पता चला कि ये कॉन्सेप्ट तो उसने बताया था और डेवियस ने इन सारी चीजों के ऊपर अच्छी तरीके से स्टडी करके ये मॉडल तैयार किया है। थेसिया को तो डेवियस का इस तरीके का इंटरेस्ट काफी अच्छा लगता है। वो अगले दिन डेवियस के इस स्ट्रक्चर को अपने पूरे क्लास के सामने लेकर जाती है और डेवियस को कहती है कि तुमने जो बनाया है वो बाकी सभी को अच्छी तरीके से बताओ। डेवियस ने तो अपने द्वारा बनाए गए उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। सारे स्टूडेंट डेवियस की इस इंटेलिजेंस को देखकर काफी चौंक गए थे, पर कुछ स्टूडेंट्स तो उसे देखकर काफी जलने भी लगे होते हैं। अब हमें उस साम्राज्य के एक बहुत ही बड़े पवित्र जगह के अंदर कुछ रिचुअल करते हुए दिखाए जा रहे थे। ये उनका पवित्र दिवस होता है जो कि वो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। उस जगह पर ऑरिस नाम का एक आदमी होता है जो बहुत ही अच्छी म्यूजिक बजाया करता था। ऑरिस तो थेसिया का स्टूडेंट भी हुआ करता है जो उसके क्लास में पढ़ता था। यहाँ हमें पता चला कि ऑरिस थेसिया को पसंद करता है, इसीलिए ऑरिस अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देने के बाद कहता है कि मैं सबसे पहले अपने म्यूजिक से प्यार करता हूँ और फिर थेसिया से। थेसिया के साथ उसके फादर सभी लोग ऑरिस को देखते रह गए क्योंकि उसने सामने सामने थेसिया को अपने इंस्ट्रूमेंट देकर प्रपोज किया था। थेसिया उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने अभी के लिए वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिए। डेवियस तो एक नौकर था, उसे ये सारी चीजें देखने की अनुमति भी नहीं थी, फिर भी वो कुछ सलाखों के अंदर से ये चीज देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और थेसिया के पास जाए क्योंकि वो थेसिया से प्यार करता था। डेवियस तो भरी रात के अंदर आसमान की तरफ देखकर विश मांगता है कि काश थेसिया मेरी हो जाए और वो किसी और के पास ना जा सके। अगले दिन थेसिया जब अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो उसने ऑरिस को एक कपड़ा दे दिया जिसका साफ साफ मतलब ये था कि थेसिया ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और इसने इससे भी पहले थेसिया को प्रपोज किया था, पर वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं देती। डेवियस जब ये चीजें देखता है तो उसे अंदर से खुशी मिलने लगी कि आखिरकार अभी भी उसके पास चांस है कि वो थेसिया से अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकता है। थेसिया इन सारी चीजों से काफी गुस्सा हो गई। वो बाहर की तरफ जाने ही लगी होती है, तभी अचानक एक स्टूडेंट आकर बताने लगा कि हमारे रोमन साम्राज्य के लीडर्स क्रिश्चियनिटी के खिलाफ सभी को भड़का रहे हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर चले गए। वो सारे लीडर्स तो यही कह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा, इसीलिए हमें क्रिश्चियनिटी पे पहले हमला करके उन्हें खत्म करना होगा। थेसिया ने जब ये बातें सुनी तो वो लीडर को आके कहने लगी होती है कि हम क्रांतिकारी नहीं हैं, हमें शांति से रहना है और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। फिर थेसिया को पता चला कि ये सारी चीजें उसके ही फादर थियोन की मर्जी से हो रही है और उस साम्राज्य में थियोन जो कहते थे वही होता था। उन सभी लीडर्स ने अपने इस साम्राज्य के लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, जिससे सारे के सारे स्टूडेंट्स और साम्राज्य के रहीवासी अपने हथियार लेकर सीधा क्रिश्चियनिटी के उन लोगों की तरफ हमला करने के लिए चले गए जो कि उनके ईश्वर को बुरा भला कह रहे थे। रोमन साम्राज्य के सभी लोग क्रिश्चियनिटी पर हमला तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्रिश्चियंस के पास और एडवांस हथियार हैं। उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे कि रोमन साम्राज्य के कई सारे सैनिक और रहीवासी मारे जाते हैं। ये चीजें राजा थियोन भी देख पा रहे थे और उन्हें अब किसी भी हालत में अपने बाकी बचे हुए लोगों को बचाना था। इसलिए थियोन ने अब सारे साम्राज्य के लोगों को कह दिया कि तुम सभी म्यूजियम के अंदर चले जाओ, जहाँ का दरवाजा हम बंद कर देंगे, जिससे कि क्रिश्चियनिटी के वो सारे लोग अंदर ना आ सके। डेवियस और रोमन साम्राज्य के कई सारे लोग उस म्यूजियम के अंदर चले गए, जिसके बाद सही तरीके से उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, जिससे क्रिश्चियनिटी के वो खतरनाक लोग अंदर आकर तबाही न मचा पाए। अब यहाँ किसी को अंदाजा नहीं होता कि डेवियस जो कि मजाक कर रहा था वो रियलिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। डेवियस के साथ उसके और भी कई सारे दोस्त थे जो वहां पर मौजूद होते हैं। हालांकि डेवियस ने सोचा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए अपने कम्युनिटी वालों के पास, लेकिन थेसिया उसे समझाती है कि इस समय तुम्हारा यहीं पर रहना जरूरी है क्योंकि इससे तुम और तुम्हारे दोस्त एकदम सेफ होंगे। डेवियस ने फिलहाल के लिए थेसिया की बात मान ली और उसी जगह पर थोड़े दिनों तक रुकने का इंतजार किया। पर यहाँ रात के समय डेवियस देखता है कि उसकी क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागते तो जा रहे थे, पर डेवियस ने इस बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो सोचता था कि उनका यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो दो ग्रुप्स के बीच में वो लोग फंस जाएंगे और उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। डेवियस खुद उस जगह पर रुक जाता है और कई दिनों तक रोमन साम्राज्य के साथ ही रहता है। धीरे धीरे यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं और वो सभी अभी तक उसके अंदर ही फंसे हुए थे। बुरी बात तो ये हो गई कि उनकी रिसोर्सेज भी अब खत्म होने लगे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होने लगी।
ये पूरा म्यूजियम इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी इंसान इसके अंदर मेन गेट के अलावा आ ही नहीं सकता, पर यहाँ से बाहर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता मौजूद था। सारे के सारे लोग यही प्रे कर रहे थे कि कंडीशन जल्दी सलामत हो जाए, नहीं तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे नहीं रह सकते। लेकिन हमें यहाँ पर पता चला कि जिस तरीके से डेवियस के दोस्त वहाँ से निकले थे, डेवियस भी अब क्रिश्चियनिटी ग्रुप को फॉलो करने के लिए वहाँ से चला गया होता है। यानी एक तरीके से डेवियस ने उन सारे लोगों को धोखा दिया। पर कुछ समय बाद जो रोमन साम्राज्य के एम्परर्स थे, और ये वही होते हैं जो राजा के साथ कार्यभार को संभाला करते, वो सामने आकर ऐलान करते हैं कि तुम सभी बाहर निकल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये काम क्रिश्चियनिटी के लोगों ने ही शुरुआत किया था और वो इसके दोषी पाए गए हैं। जब ये सारी चीजें ऐलान की जाती है तो रोमन साम्राज्य के वो सारे लोग जो कि म्यूजियम में छुपे हुए थे, वो खुशी खुशी होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। पर रोमन साम्राज्य के वो एम्परर्स इससे पहले कुछ ऐलान कर रहे थे। वो कहते हैं कि भले ही तुम आजाद हो चुके हो और तुम्हारे ऊपर क्रिश्चियनिटी के लोग हमला नहीं करेंगे, पर तुम सभी के साम्राज्य के ऊपर अब हमारा हक होगा। यानी कि उन सभी लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो सब का सब अब इन एम्परर्स के पास चला जाएगा। ये बात सुनते ही थीसिया और उसके साथ सभी लोग सारे स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा करने लगे और अपने ग्रंथों को बचाने लगे उन सारे लोगों से। इस क्रिटिकल मोमेंट में भी थीसिया को बार बार विज्ञान का ही याद आ रहा था। थीसिया तो आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि आखिरकार कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे क्यों गिर जाती है, क्योंकि आसमान में देखा जाए तो सितारे ऊपर की तरफ ही लगे हुए हैं। यानी कि वो ग्रेविटी के बारे में सोच रही थी जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई होती। तब जाकर थेसिया के दिमाग में आता है कि शायद जो भी प्लैनेटरी सिस्टम हम आसमान में देख रहे हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बल्कि किसी दूसरे बड़े सितारे यानी कि सूर्य की तरफ घूम रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट लगाकर वो सारी चीजें समझती है ताकि वो आगे चलकर अपने स्टूडेंट्स को बता सके। पर अचानक अगले दिन ही कई सारे क्रिश्चियनिटी के ग्रुप्स ने उनके साम्राज्य पर हमला कर दिया, जिससे कि बचे हुए रोमन साम्राज्य के लोगों को वहां से भागना पड़ा। इस पूरी लड़ाई के अंदर राजा थियोन की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। हमें दिखाया गया कि डेवियस भी क्रिश्चियंस के साथ मिलकर रोमन साम्राज्य के उन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी का ही साथ देने के लिए रेडी हो चुका था। थेसिया को जब ये पता चला कि वो अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने फादर को भी खो चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है। वो जब रो रही थी तो डेवियस उसके पास आता है। डेवियस को भी पता था कि अब थेसिया अकेली है, इसीलिए वो उसके साथ मिलकर कुछ गलत चीजें करने लगा। थेसिया उसे रोकती नहीं, जिसके बाद ही डेवियस खुद रोने लगता है, क्योंकि वो थेसिया से प्यार जो करता था उसे समझ गया कि उसने गलती की है। इसीलिए वो थेसिया से कहता है कि तुम मेरी तलवार लो और मेरा सर काट दो। वो तलवार उठाती है, लेकिन डेवियस के गले पर जो ताबीज लगा होता है जो कि एक गुलाम को दर्शाता था, उसे काटकर अलग कर देती है। यानी कि अब डेवियस पूरी तरीके से आजाद है और उसे किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं। डेवियस को अपनी सीख मिल गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही निकल पड़ा था अपनी एक नए सफर पर। यहाँ पर अब इस पूरे खतरनाक इंसिडेंट को कई साल बीत चुके थे। इतना समय बीतने के बाद हमें पता चला कि ऑरिस नाम का वो स्टूडेंट जो कि रोमन साम्राज्य से बिलोंग करता था, वो तो अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है और उसका उस कम्युनिटी के अंदर काफी बड़ा पद हो गया है, जो कि उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल किया करता था। ऑरिस तो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हुए रोमन साम्राज्य को खदेड़ने लगा। वो तो रोमन साम्राज्य के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे और उन्हें तो अपना गुलाम बनाने लगते हैं। उनके हिसाब से रोमन साम्राज्य के लोगों को इस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए, और अगर हो भी तो उन्हें हमारी कम्युनिटी के साथ मिलना होगा। रोमन साम्राज्य से जो बहुत सारे लोग बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सभी का बहुत बुरा हाल था और किसी भी तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन यहाँ पर थेसिया इन सारी चीजों से मतलब ना रखते हुए अपने विज्ञान पर ध्यान देती है। कुछ समय बाद जब ऑरिस थेसिया को नाव पर लेकर आता है तो थेसिया उस समय भी विज्ञान के बारे में सोच रही थी और कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी करती है। उसे एक आइडिया आया, इसीलिए वो जब नाव के अंदर जा रही थी तो एक नौकर को बोलकर वो ऊपर से एक बैग गिरवाती है। दरअसल यहाँ थेसिया का मानना था कि जब बोट चल रही है और अगर ऊपर से कुछ गिराया जाए तो वो चीज अपने पोजीशन से थोड़ा सा पीछे गिरेगी, यानी बोट आगे चल रही है तो वो पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन थेसिया के कहने पर जब वो नौकर ऊपर से बैग गिराता है तो वो उसी जगह पर गिरी।
इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बनाए गए कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तब जाकर थेसिया समझ जाती है कि शायद पृथ्वी बाकी ग्रहों के चारों चक्कर लगाने के बजाय अपने एक्सेस पर इस तरीके से घूमती है कि लोगों को कुछ पता नहीं चलता था। इस समय में लोगों का ये मानना होता है कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है और अगर पृथ्वी के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गए तो वो वहां से गिर जाएंगे। ये अजम्पशंस पूरी तरीके से गलत होते हैं, लेकिन उस समय कोई भी प्रूफ नहीं था। सभी लोग अजम्पशन बनाकर ही आगे बढ़ते थे, पर थेसिया को ये चीजें जाननी थी और इसके तह तक पहुंचना था। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि इन सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाए। थेसिया के मन में ये भी आने लगा कि पृथ्वी पर अलग अलग वेदर्स कैसे हो सकते हैं, कभी गर्मी होती थी तो कभी ठंडी। आखिर इसके पीछे रीजन क्या था उसे नहीं समझता। तब जाकर उसका एक साथी उसे सजेशन देता है कि शायद सूर्य का साइज घटता बढ़ता होगा। जब सूर्य काफी बड़ा हो जाता तो हमें गर्मी लगती और वहीं कम हो जाता तो ठंड लगने लगती। उसने ये बोल तो दिया था, लेकिन थेसिया को ये कॉन्सेप्ट सही नहीं लग रहा होता। वो अपनी प्रूफ के साथ ये सारी चीजें जानना चाहती थी। यहाँ कई महीनों की गुलामी के बाद बहुत सारे रोमन साम्राज्य के लोग क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। इसी वजह से अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो उन सारे साम्राज्य के लोगों को बंदी बना लेते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर जुल्म भी किया जाने लगा। थेसिया तो ऑरिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने लोगों को समझाएगी, प्लीज तुम उन्हें टॉर्चर मत करो और उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। पर ऑरिस ये सारी चीजों में कुछ नहीं कर रहा था। भले ही वो इससे पहले रोमन साम्राज्य का ही सदस्य था, पर अब वो क्रिश्चियनिटी के साथ हो गया है तो उन्हें धोखा नहीं देगा। थेसिया के कहने पर भी कुछ नहीं होता और साम्राज्य के लोगों को मारा जाने लगा। यहाँ पर हमें डेवियस को भी दिखाया गया जो काफी बड़ा हो चुका था। वो उन क्रिश्चियनिटी लोगों के साथ होता है जो रोमन साम्राज्य के लोगों को मारते थे। लेकिन एक समय बाद डेवियस को भी समझ में आने लगा कि इसमें रोमन साम्राज्य के मासूम औरतों और बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उन सभी को तो बेमतलब का खत्म कर दिया जा रहा है। डेवियस को भी यहाँ पर आवाज उठानी थी और वो ये सारी चीजें प्लानिंग भी करने लगा। अब अगले दिन दिखाया गया कि कई सारे रोमन साम्राज्य के लीडर्स क्रिश्चियनिटी वाले लीडर्स के पास जाते हैं। रोमन साम्राज्य के लीडर्स का ये कहना था कि हम सारे के सारे रोमन साम्राज्य के लोग अपने उस म्यूजियम के अंदर सेफ रहना चाहते हैं जहाँ पर वो अपनी आगे की जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि क्रिश्चियनिटी के लीडर्स इस बात के लिए मान रहे थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि तुम सभी के सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रोमन साम्राज्य के लोग इसे नहीं मानते और खास करके थेसिया भी इसके अगेंस्ट थी। वो तो क्रिश्चियंस लीडर को बहुत ही बुरा भला कहने लगी और ये भी बताती है कि तुम सभी कितने निर्दयी हो। क्रिश्चियंस के लीडर इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें थेसिया का इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए अब जल्द से जल्द एक सभा बिठाई जाती है जिसमें सारे कंक्लूजन लेंगे कि आखिरकार इन रोमन साम्राज्य के लोगों का क्या करना है। क्रिश्चियनिटी के लीडर्स तो थेसिया को मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सभी लोगों को ये गलत खबर बताना स्टार्ट कर दिया कि वो कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक खतरनाक विच है जो हमारे बनाए गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि ये कहा कि हमारे हिसाब से पृथ्वी चपटी है, लेकिन थेसिया उसे गलत साबित करने पर तुली है जिससे हमारे बदनामी हो। इसी वजह से अब वो सभी निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके थे कि थेसिया को मार दिया जाए। और इस जो कि थेसिया से प्यार करता था वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अब उस सभा के अंदर जितने भी रोमन साम्राज्य के लोग आए थे, क्रिश्चियंस उन्हें बाइबल के ऊपर हाथ रख के शपथ खाने के लिए कहते हैं। सभी लोग झुक गए, लेकिन ऑरिस उनके सामने नहीं झुकता। उसे ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी और वो अपने प्यार यानी कि थेसिया को मुसीबत में नहीं देख सकता। इसी वजह से अब ऑरिस को क्रिश्चियनिटी धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसे एक पाखंडी का नाम दे दिया गया जिससे कि बाहर लेके जाकर सजा दी जाएगी। कई सारे क्रिश्चियन धर्म के लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं जिससे कि ऑरिस को काफी चोट लगी थी। पर वहां ऑरिस के भी लोग थे जिन्होंने उस क्रिश्चियन लीडर को जान से मार दिया। और अब इसी मोमेंट के बाद से दोनों धर्मों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गई। इस युद्ध के अंदर अब आखिर में जो लोग बचेंगे वही पूरे साम्राज्य की बागडोर संभालेंगे। दोनों ही साम्राज्य के लोग अपनी अपनी सेना संभालने लगे जिससे कि वो अगले दिन युद्ध कर सके और अपने अपोनेंट को हरा सके। चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे थे क्योंकि दोनों ही धर्म एक दूसरे को मारने पर तुले होते हैं। क्रिश्चियनिटी के कई सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑरिस और थेसिया को मारना चाहते थे। इसी वजह से अब ऑरिस के पास उसका एक बहुत ही पुराना साथी आता है जो कि एक धर्म गुरु बन चुका था। वो ऑरिस को बहुत समझा रहा था कि तुम धर्म के सामने नहीं जीत सकते, उनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है और चाहे तुम कितनी भी जोर लगा लो
धर्म कभी भी इन सारी चीजों से हार नहीं सकता। एक तरीके से उसका दोस्त ऑरिस को ये क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने के लिए कहता है जिससे उसकी जान बच जाए और वो सही सलामत रहे। ऑरिस के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया। यहाँ ऑरिस तो बच जाता है, लेकिन अब बारी थी थेसिया की। उसने ये सारी चीजें करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अब क्रिश्चियनिटी धर्म के वो सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि थेसिया को बहुत बुरी मौत दी जाए। लेकिन यहाँ थेसिया उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती थी जो वो अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। वो अपने साथियों के साथ ये पता लगा लेती है कि पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर काटती है और अंतरिक्ष में मौजूद सारे प्लैनेट्स पृथ्वी के नहीं, वो भी सन के ही चक्कर काटते थे। लेकिन पृथ्वी आखिरकार किस तरीके से चक्कर काटती है उसे ये अब पता करना था, यानी कि उसका मोशन सर्कुलर है या फिर किसी और स्ट्रक्चर में। थेसिया अपने एक्सपेरिमेंट में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसे मारने की प्लानिंग हो रही होती है। एक ग्रुप असाइन किया गया था जो बहुत ही ज्यादा कातिल होते हैं और उन्हें इनाम भी दिया जाने वाला था जब वो थेसिया को घसीट घसीट कर मारेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाले उस समय अपना दबदबा बनाने के लिए सभी के मन में डर पैदा करना चाहते थे। डेवियस को भी ये पता था, लेकिन वो भी अब अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी मारा जाएगा। थेसिया तो सैंड के ऊपर एक अजीब तरीके की गोलाकृति बनाती है जिससे कि वो प्रूव कर सके कि पृथ्वी का मोशन कैसा है सन के प्रति। वहां पर तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाता है, जिससे थेसिया को कंफर्म हो चुका था कि पृथ्वी सन के सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, जिससे सूर्य से निकलने वाली रेज अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर पड़ती और उस हिसाब से गर्मी, सर्दी और बारिश होती। हालांकि थेसिया ने ये बता दिया था, पर उसे कोई प्रूफ चाहिए था जिससे वो अपनी ये कॉन्सेप्ट को सभी लोगों के सामने रख सके। पर शायद उसकी जिंदगी में अब कुछ ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए थे। अगले ही दिन कई सारे क्रिश्चियनिटी के लोग जो कि उसे मारने के लिए आए थे, वो थेसिया को जबरदस्ती पकड़ के एक बहुत ही पवित्र जगह पर लेकर जा रहे थे। ये वो जगह थी जहाँ पर दुश्मनों की बलि चढ़ाई जाती है। सारे के सारे वो खतरनाक लोग अब थेसिया को पकड़कर मारने के लिए जाने लगे। वहां पर उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, इसीलिए वो सभी पत्थरों से उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे। इसीलिए कई सारे सैनिक बाहर की तरफ पत्थर लाने चले गए। उन सभी में चौंकाने वाली बात थी कि डेवियस भी होता है। डेवियस इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो थेसिया को इतनी बुरी मौत तो नहीं देना चाहता है। इसीलिए उन सारे सैनिकों के आने से पहले डेवियस ने ही ट्राई किया कि वो थेसिया को एक आसान मौत दे दे। थेसिया तो अब अपने अंतिम पलों में ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ था। उसके ऊपर जब रेस पड़ रही होती हैं तो वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्रिएट हो जाता है। तब जाकर थेसिया समझ जाती है कि उसके सारे अजम्पशंस एकदम से करेक्ट हैं, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट सन की चारों तरफ घूमते हैं और वो कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग समय में अलग अलग वेदर्स हुआ करते। डेवियस ने तो थेसिया को एक आसान मौत दे दी थी और जब सारे सैनिक आए तो डेवियस ने ये कह दिया कि ये बेहोश है, जिसकी वजह से सभी सैनिकों ने उसके ऊपर पत्थरों से वार करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि थेसिया पहले ही मर चुकी थी, लेकिन सारे के सारे क्रिश्चियंस के लोग उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। उसकी डेड बॉडी को चारों तरफ घुमाया गया जिससे कि आगे चलकर कोई भी उनके साथ बगावत करने की कोशिश ना करे। थेसिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो जो कंट्रीब्यूशन दिए थे उसका नाम पूरी तरीके से दबा दिया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ साल बीतने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट रियल साबित हुए। जो जो वैज्ञानिक इसके ऊपर डिस्कवर करते हैं उन्होंने ये साबित कर दिया विद प्रूफ कि आखिरकार पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि सर्कुलर है और सारे के सारे प्लैनेट पृथ्वी के नहीं बल्कि सन के चक्कर काटते हैं। ये बातें जानने के बाद सभी को पता चल गया कि किस तरीके से थेसिया ने अजम्पशन लगाया था और वो पूरी तरीके से करेक्ट होता है। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।